अगर इतनी ज्यादा प्रॉब्लम पीनिस में होगी तो सेक्स तो नहीं कर पाओगे। जब इतनी ज्यादा प्रॉब्लम होगी तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी स्टार्ट हो सकता है। रिपीटेड इन्फेक्शन, रिपीटेड ट्रॉमा की वजह से जो है पिनाइल कैंसर डेवलप हो सकता है। दोस्तों मेरे को जो है कल ही एक डीएम आया था। एक पेशेंट ने मेरे से पूछा कि सर मेरे को ना फाइमोसिस की दिक्कत पता चली है, अगर मैं इसका इलाज नहीं कराऊं तो इसकी क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। मैंने उसको कहा कि तुम्हारे पास अगर 10-15 मिनट का टाइम हो तो मैं आपको बताता हूं क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। सबसे पहली कॉम्प्लिकेशन, फाइमोसिस की वजह से जो है आप वहां पे क्लीन हाइजीन नहीं मेंटेन कर पाओगे। उस एरिया में इन्फेक्शन होना जो है बहुत कॉमन है। अगर फाइमोसिस रहता है तो आप हाइजीन नहीं मेंटेन कर पाओगे। हाइजीन नहीं मेंटेन कर पाओगे तो इन्फेक्शन फ्लेयर अप करेगा, उसको हम कहते हैं बेलेनोपोस्थाइटिस। पीनिस के आगे की टिप जो है फूल जाएगी, वहां पे स्वेलिंग हो जाएगी, वहां पे बहुत ज्यादा पेन होगा, कभी पस डिस्चार्ज हो सकता है, बहुत ज्यादा खुजली भी मचती है। दूसरी, अगर इतनी ज्यादा प्रॉब्लम पीनिस में होगी तो सेक्स तो नहीं कर पाओगे। जब इतनी ज्यादा प्रॉब्लम होगी तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी स्टार्ट हो सकता है। तीसरा, कभी कभी जो है लोग जोर जबरदस्ती में जो है इसी स्किन को पीछे करके क्लीन करने की कोशिश करते हैं। वो स्किन जो है पीछे तो चली जाएगी आप कोशिश करोगे तो, लेकिन पीछे जाके फंस जाएगी, तब इतना बेतहाशा दर्द होगा और स्वेलिंग इतनी तेजी से आंखों के सामने डेवलप होगी कि आपको जो है सीधा भगवान दिखाई देंगे। आप कहोगे कि डॉक्टर साहब कुछ कर दो, लेकिन बस इसको ठीक कर दो। चौथा, यही एपिसोड्स अगर बार बार होते रहे तो वहां पे जो है चांसेस है कि रिपीटेड इन्फेक्शन, रिपीटेड ट्रॉमा की वजह से जो है पिनाइल कैंसर डेवलप हो सकता है। अभी बीते पिछले ही हफ्ते मैंने एक पेशेंट ऑपरेट किया है जिसमें अनफॉर्चुनेटली पिनाइल कैंसर डेवलप हो गया था, जिसकी वजह से हमें उसकी नियरली आधी पीनिस हमें काटनी पड़ी थी ताकि वो कैंसर आगे ना फैले। तो अगर वाकई में आप अपनी पीनिस से प्यार करते हो तो फाइमोसिस को इग्नोर मत करो। अगर आपको फाइमोसिस मान लो हो भी गया तो उसको मैनेज कैसे करना है? घर बैठ के तो बिल्कुल मैनेज नहीं करना। कोई रिंग नहीं यूज करनी, कोई क्रीम नहीं लगानी, ये सारे ट्रीटमेंट बकवास है। अगर आपको फाइमोसिस होता है, पहले आप अपने डॉक्टर के पास जाके वाकई में चेक करो कि ये फाइमोसिस है या सिर्फ एडिशन है। हर बारी जो है फाइमोसिस को जो है सर्जिकल ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। नंबर 2, अगर आपको फाइमोसिस बन गया है एक बारी तो उसमें इमीडिएटली सर्जरी नहीं करते। काफी सारे फाइमोसिस के पेशेंट्स में साथ में इन्फेक्शन पड़ा होता है। ऐसे पेशेंट्स में अगर हम सर्जरी करने के लिए जाएंगे तो सर्जरी का बहुत ही गंदा रिजल्ट आएगा। हमेशा पहले आप इन्फेक्शन कंट्रोल करते हो, स्वेलिंग कम हो जाती है। अगर स्वेलिंग कम करने के बाद भी फाइमोसिस प्रेजेंट है, यानी कि फोरस्किन टाइट है, तभी उस केस में हम लोग ऑपरेट करते हैं। अगर स्वेलिंग कम करने के बाद जो है आपकी फोरस्किन जो है इजीली मूव कर पा रही है तो आपको कोई सर्जरी की जरूरत नहीं है। तीसरा, अगर आपकी फोरस्किन जो है इन्फेक्शन कंट्रोल के बाद भी टाइट है या आपकी फोरस्किन में स्टार्टिंग से कोई इन्फेक्शन नहीं है तो उस केस में जो है बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप जो है सर्कमसिजन करा लो। उस फोरस्किन के वहां पड़े रहने से जो है सेहत को कोई फायदा या नुकसान नहीं है। हाँ, लेकिन अगर वो फोरस्किन जो है एडिक्वेटली मूव नहीं कर पा रही है, मोबाइल नहीं है, तो नुकसान ही नुकसान है। जो मैंने आपको 4 नुकसान बताए थे वीडियो के बिल्कुल स्टार्टिंग में। देखो, इसका जो ऑपरेशन होता है वो बड़ा सिंपल है। हमारे मुसलमान भाइयों में तो हजारों साल से होता आ रहा है, उनके तो बच्चों में हो जाता है। इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। या तो कन्वेंशनल सर्कमसिजन होता है जिसमें कि स्टिचेस लगते हैं, सिजर यूज होती है, या फिर स्टेपलर सर्कमसिजन होता है जिसमें कि ये सारा का सारा काम जो है स्टेपलर से करते हैं हम लोग। और स्टेपलर से जो है बहुत ज्यादा एस्थेटिक इसका जो है अपील आती है। दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि स्टेपलर से जो रिजल्ट आता है वो बहुत ही ज्यादा सुंदर आता है, अदरवाइज इन दोनों में कोई भी फर्क नहीं है प्रोसीजर में। अगर कोई आपको ये कहता है कि जी स्टेपलर से जो है ब्लड लॉस कम होता है, कन्वेंशनल सर्कमसिजन से ब्लड लॉस बहुत ज्यादा होता है, तो स्टेपलर सर्कमसिजन में जो है एवरेज 4 ml का ब्लड लॉस है, और जो आपका कन्वेंशनल सर्कमसिजन है उसमें तो 12 ml का ब्लड लॉस होता है, जो स्टडीज कहती है। कोई अगर इससे ज्यादा ब्लड लॉस करा रहा है तो उसका मतलब उसको खुद कन्वेंशनल सर्कमसिजन करना नहीं आता, पहली बात। दूसरा, गौर करो, 12 ml 10-20 ml ब्लड तो आप अपने ब्लड सैंपल के लिए दे देते हो, जो इसमें कि आपको कोई दिक्कत नहीं होती। 12 ml चला भी गया तो उसमें कितना नुकसान हो गया हेल्थ को। तो डर के डिसीजन मत लो। प्रैक्टिकली बता रहा हूं, सिर्फ एक फायदा स्टेपलर सर्कमसिजन का, दैट इज कि वहां पे एस्थेटिक लुक बहुत अच्छी आती है। दोनों तरीके के ऑपरेशंस की तैयारी बिल्कुल एक जैसी होती है, दोनों की रिकवरी भी बिल्कुल एक जैसी होती है। तीसरा ऑप्शन होता है लेजर सर्कमसिजन। ये सबसे ज्यादा बकवास ऑप्शन है। अगर अपनी पीनिस से प्यार है तो लेजर सर्कमसिजन बिल्कुल मत कराना। इससे ज्यादा अगर आप जानकारी चाहते हो तो आप कमेंट्स में मुझे मैसेज छोड़ सकते हो। थैंक यू।